प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बेस्ट हाइब्रिड फंड 2026। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानने जा रहे हैं कि हाइब्रिड फंड्स होते क्या हैं, कितने तरीके के हाइब्रिड फंड्स होते हैं, उसके बारे में भी डिटेल में जानेंगे और उसमें से कुछ अच्छे क्वालिटी के हाइब्रिड फंड्स के बारे में भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, जनरली जो बेस्ट म्यूचुअल फंड सीरीज़ होता है ना, उसमें मैं आपको कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस दिखाता हूं। यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं होगा, बहुत सारे टाइप्स हैं। अगर सभी को डिटेल में कवर किया जाएगा काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा और अलग अलग करना भी पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर मैं डिटेल नहीं शो करा हुआ नहीं हो। अगर आपने हमारा इक्विटी का डिटेल वीडियो देखा हुआ है या फिर डेट का डिटेल वीडियो देखा है, आपको पता है कि कौन कौन से पैरामीटर्स आपको यूज़ करने, वही पैरामीटर्स आप यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मैं आपको कुछ नाम बताऊंगा और देखिए, कुछ नाम बता रहा हूँ, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि इसके अलावा जो दूसरे फंड्स हैं वो खराब फंड्स हैं, हमेशा ध्यान में रखें, ठीक है। हाँ, लेकिन जो फंड्स मैं दिखाऊंगा वो फंड्स अच्छे हैं, ट्रैक रिकॉर्ड उनका मोस्टली अच्छा रहा है। उस तरह के फंड्स को मैंने सेलेक्ट किया है ना, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा पुराना है, बहुत नए फंड्स हैं उसको सेलेक्ट नहीं किया, इवन बहुत छोटा है उसको सेलेक्ट नहीं किया। तो ये बातों का मैंने ध्यान रखा है। उसके बाद ये जानेंगे कि किस तरह के इन्वेस्टर्स को अपना इन्वेस्टमेंट इस तरह के फंड्स में करना चाहिए। और टैक्सेशन को लेके बहुत कन्फ्यूजन होता है ना हाइब्रिड फंड्स में, तो उसको भी मैं डिटेल में कवर करने जा रहा हूँ। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखिए, अच्छी तरह से समझे। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, हाइप जरूर करें। और पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि हाइब्रिड फंड्स होते क्या है ना। इक्विटी फंड समझ में आता है, डेट फंड समझ में आता है, हाइब्रिड फंड क्या होता है। तो देखिए, नाम से ही यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल रहा है। हाइब्रिड मतलब कि मिक्सचर। तो देखिए, हाइब्रिड में आपको इक्विटी डेट का मिक्सचर मिलेगा और कुछ हाइब्रिड फंड्स में आपको गोल्ड, सिल्वर और रियल एस्टेट में भी एक्सपोजर मिलेगा और कहीं कहीं आपको फॉरेन इक्विटीज़ में भी एक्सपोजर मिलेगा, ठीक है। तो ज़्यादातर जो हाइब्रिड फंड्स हैं, जिसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा, उसमें इक्विटी और डेट दोनों में एलोकेशन आपको मिलेगा। जैसे इक्विटी में ना पूरा का पूरा ऑलमोस्ट इक्विटी में होता है, थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म के लिए वो डेट में रखते हैं, बहुत कम। उसी तरह से जो प्योर डेट फंड्स हैं उसमें तो इक्विटी होता ही नहीं, पूरा का पूरा डेट होता है। लेकिन यहाँ हाइब्रिड फंड में ज़्यादातर में आपको इक्विटी और डेट दोनों का मिक्सचर मिलेगा। और जो हाइब्रिड फंड के टाइप्स है ना, वो इसी पे उनको डिवाइड किया गया है डिफरेंट टाइप्स में कि भाई इक्विटी का एक्सपोजर कितना होगा, डेट का एक्सपोजर कितना होगा। तो उससे आपको क्लैरिटी मिलेगा आगे जब मैं बताऊंगा। और ऑफ कोर्स कुछ कैटेगरीज हैं जहाँ की सारे एसेट क्लासेस में आपको एक्सपोजर मिलता है, इसीलिए इसको हाइब्रिड बोलते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे कई एसेट क्लासेस में आपको एक साथ एक्सपोजर मिल रहा है। तो यहाँ पे 7 कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो 7 कैटेगरीज में नंबर 1 होगा कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, सेकंड होगा बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड। बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड में इन्वेस्टमेंट के ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसके बारे में मैं डिटेल में कवर नहीं करने जा रहा हूँ। ये बता देता हूँ कि बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड क्या होते हैं। तो वैसे फंड जो कि अपने टोटल जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है, एसेट्स है, उसका अबाउट 40 to 60% इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं और बाकी का जो 40 to 60% है वो डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। उसको हम बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड्स बोलते हैं। थर्ड होगा एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। फोर्थ होगा डायनेमिक एसेट एलोकेशन या फिर बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। उसके बाद होगा मल्टी एसेट फंड, इक्विटी सेविंग्स फंड और आर्बिट्राज फंड। तो इन सभी को मैं डिटेल में कवर करने जा रहा हूं। तो देखिए, किस तरह के इन्वेस्टर्स को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, डिफरेंट एसेट क्लासेस में है ना, आपको एसेट एलोकेशन का फायदा मिल रहा है, प्योर इक्विटी नहीं है। इसीलिए अगर आप थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हैं या फिर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन थोड़ा कम है, तो उस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए हाइब्रिड फंड्स कहीं ज़्यादा सूटेबल होता है। मान लीजिए कोई ऐसा इन्वेस्टर है जिसका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 ईयर से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकता है, तो उस तरह के इन्वेस्टर को यहाँ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहीं पे बहुत ज़्यादा आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट होराइजन मान लीजिए 3, 4, 5 ईयर्स का है, तो वहाँ पे आप हाइब्रिड फंड्स के लिए जा सकते हैं। उसी तरह से वैसे इन्वेस्टर्स जो कि बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मीन्स डायरेक्ट इक्विटी में नहीं जाना चाहते हैं, प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, तो उनके लिए भी हाइब्रिड फंड सुटेबल। लाइक रिटायर्ड पीपल ना, वो अगर 3, 4, 5 ईयर का होराइजन है उनके लिए, तो इवन 5, 10 ईयर्स के लिए भी। देखिए, जो भी मैं ये 3, 4, 5 ईयर्स बोल रहा हूँ, मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन बोल रहा हूँ। मैक्सिमम तो जब तक चाहे आप रखें। डेट फंड को भी अगर आप चाहें तो 20-30 साल तक रखें, हाइब्रिड फंड को भी चाहें तो 20-30 साल रखें, जब तक चाहे रखें। उसी तरह से इक्विटी फंड को जब तक चाहे रखें, लेकिन हाँ, मिनिमम मैं बोलता हूँ, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन अबाउट 3 ईयर्स के आसपास हो ना, 3 to 5 ईयर इसका परफेक्ट इन्वेस्टमेंट होराइजन होगा हाइब्रिड फंड्स के लिए। लेकिन यहाँ भी ध्यान में रखें कि इक्विटी का एक्सपोजर यहाँ भी है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे रिस्क नहीं है, ठीक है। अगर आपको
रिस्क बहुत बहुत कम चाहिए तो आपको डेट फंड में जाना होगा, यहाँ भी रिस्क है। नाउ मैं आपको डिफरेंट टाइप्स बता देता हूँ, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगा कि आपके लिए कौन सा हाइब्रिड फंड कहीं ज़्यादा सूटेबल होगा। ऑफ कोर्स ये डिपेंड करेगा कि आप रिस्क कितना लेना चाहते हैं। तो नाउ स्टार्ट करते हैं कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड से, जिसे कि आप रेगुलर सेविंग फंड भी बोल सकते हैं। तो ये वो फंड्स होते हैं जो कि अपने टोटल एसेट का 10 to 25% इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं और बाकी का 75 to 90% डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि भाई यहाँ पे इक्विटी का एक्सपोजर काफ़ी कम है और डेट का एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर कोई कम रिस्क लेना चाहता है ना, इक्विटी का थोड़ा बहुत एक्सपोजर लेना चाहता है और ज़्यादा डेट चाहता है, तो उसके लिए इस तरह के फंड्स सुटेबल होंगे। देखिए यहाँ पे आप कुछ कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स के डिटेल चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 फंड्स का डिटेल लिया हुआ है। अगेन मैं क्लियर कर दूं कि 3 फंड्स है, इसका ये मतलब नहीं कि बाकी के जो फंड्स हैं वो ख़राब हैं। इसके अलावा भी कुछ और फंड्स हैं जो कि अच्छे हैं, लेकिन हाँ मैं बहुत ज़्यादा नंबर नहीं करना चाहता था, इसीलिए सिर्फ 3 रखा है। बट हाँ, इन तीनों का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे, अच्छे फंड्स हैं। यहाँ पे आप इनका स्कीम नेम, AUM ना, डायरेक्ट प्लान का रिटर्न्स 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर का रिटर्न, सारा CAGR रिटर्न्स है। और साथ ही इनके बेंचमार्क का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने नीचे बेंचमार्क भी लिख दिया था कि आप समझ सकें। 2 बेंचमार्क हैं इनके, तो बेंचमार्क से भी क्लियर है ना, 85 + 15। देखिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 85% तक इक्विटी होगा और 15% तक डेट होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 फंड्स मैंने सेलेक्ट किया हुआ, ICICI प्रू रेगुलर सेविंग फंड, कोटक डेट हाइब्रिड फंड और पराग पारेख कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। सभी का बेंचमार्क के मुकाबले अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छा लगेगा। कोटक का लास्ट 1 ईयर का तो थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन यहाँ भी मीडियम टू लॉन्ग टर्म देखेंगे तो परफॉर्मेंस आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। सो नाउ सेकेंड कैटेगरी होगा एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। तो यहाँ पे वैसे फंड्स हैं जो कि अपने टोटल एसेट का 65 to 80% इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करेंगे और बाकी का 20 to 35% डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करेंगे। इसीलिए इसको बोला जाता है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, क्योंकि इक्विटी में एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे आप कुछ एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स का डिटेल चेक कर सकते हैं ना, एडेलवाइस एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, ICICI प्रू इक्विटी एंड डेट फंड एंड महिंद्रा मनुलाइफ एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। इनका बेंचमार्क यहाँ देखिए 35-65, मतलब कि 65 ऑफ कोर्स इक्विटी होगा, 35 डेट होगा और एग्रेसिव इंडेक्स है ये। यहाँ पे भी देखिए बेंचमार्क के मुकाबले परफॉर्मेंस ना, सभी जगह इन्होंने बेंचमार्क को बीट किया है। यहाँ भी इस तीनों के अलावा भी और भी फंड्स आपको मिल जाएंगे, इनका परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है। अब होगा थर्ड डायनेमिक एसेट एलोकेशन और बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। बहुत पॉपुलर कैटेगरी है ये हाइब्रिड फंड्स का, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, डायनेमिक या फिर बैलेंस्ड एडवांटेज। तो यहाँ पे देखिए फंड मैनेजर डिसाइड करता है बेसिस मार्केट कंडीशन की इक्विटी में कितना रखना है, डेट में कितना रखना है। किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। देखिए बाकियों का मैंने रिस्ट्रिक्शन बताया ना कि भाई इक्विटी में इतना इन्वेस्ट करना है, डेट में इतना इन्वेस्ट करना है। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फंड मैनेजर चाहे तो 0 to 100% इक्विटी कर सकता है या फिर 0 to 100% डेट कर सकता है, इसीलिए डायनेमिक एसेट एलोकेशन। यहाँ पे कुछ अच्छे डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स या बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स का आप डिटेल चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे फंड्स हैं, क्योंकि बहुत सारे फंड्स का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब सभी को हटाना अच्छा नहीं लगता है ना। देखिए इन सभी का परफॉर्मेंस आप चेक करिए ना, बेंचमार्क के मुकाबले ज़्यादातर आपको बहुत अच्छा लगेगा। कहीं कहीं 1 ईयर में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस आया है, लेकिन कोई बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मेंस नहीं। लेकिन 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो परफॉर्मेंस आपको फंड्स का बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 बेंचमार्क आपको देखने को मिल रहा है, क्रिसिल हाइब्रिड 50-50 और दूसरा है निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेट 50-50। 50-50 मीन्स 50% इक्विटी 50% डेट। इस बेंचमार्क में इस तरह का एक्सपोजर है, लेकिन यहाँ पे तो खैर फंड मैनेजर किसी तरह का एक्सपोजर ले सकता है। देखिए जो भी शो कर रहा हूँ ना, उसमें से कोई एक फंड आप सेलेक्ट कर लें आपके लिए जो सूटेबल है। ठीक है, क्योंकि आपको खुद भी डिसाइड करना है ना किस म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ आप कंफर्टेबल हैं, या फिर इक्विटी डेट का आप एक्सपोजर एग्जैक्टली इन फंड में जाएं, इसके फंड के डिटेल्स में आप चेक कर सकते हैं कि भाई इक्विटी का एक्सपोजर कितना है, डेट का एक्सपोजर कितना है। ये सब चेक करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा आपके लिए सूटेबल होगा। उसके बाद आएगा मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। रिसेंट टाइम्स में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। यहाँ भी नाम से क्लियर है, मल्टी एसेट मतलब कि यहाँ पे सिर्फ इक्विटी डेट नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर मैंने क्या बोला, इक्विटी डेट। यहाँ पे ये सारे एसेट क्लासेस में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक, तो इनका जो इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है, सेबी ने बोला है कि मिनिमम आपको 10% का एलोकेशन एटलीस्ट
3 एसेट क्लासेस में आपको लेना ही है, तो कम से कम 3 एसेट क्लास में तो यहाँ एक्सपोजर आपको मिल ही जाएगा। तो ज़्यादातर एक्सपोजर यहाँ आपको मिलता है इक्विटी में, डेट में और गोल्ड में। इसके अलावा कहीं कहीं आपको सिल्वर में एक्सपोजर मिलेगा किसी फंड में, कहीं कहीं आपको रिट्स और इन्विट्स में भी एक्सपोजर मिलेगा, और कहीं कहीं फॉरेन इक्विटीज़ में भी इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये बहुत ही अच्छा फंड है उस मामले में, क्योंकि इस ऑलमोस्ट सारे एसेट क्लासेस का एक्सपोजर आपको यहाँ मिल रहा है। यहाँ पे देखिए कुछ अच्छे फंड्स का डिटेल्स। तो यहाँ पे ICICI अप्रूव मल्टी एसेट फंड है, निपॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है और क्वांट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है। यहाँ पे देखिए बेंचमार्क का मुझे डिटेल्स नहीं मिला, इसीलिए मैंने ब्लैंक छोड़ा है, बट हाँ रिलेटिवली अगर आप कंपेयर करेंगे तो तीनों का परफॉर्मेंस आपको अच्छा लगेगा। बेंचमार्क देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ना, पहला वाला ICICI का है, दूसरा निपॉन का है, तीसरा क्वांट का है। जैसे समझने के लिए बता रहे, जैसे निफ्टी 200 65% का एक्सपोजर, मतलब कि यहाँ पे लार्ज कैप मिड कैप दोनों का एक्सपोजर आपको मिल रहा है। यहाँ पे देखिए डेट का एक्सपोजर है 25% इस इंडेक्स में। डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड, मतलब गोल्ड 6% का एक्सपोजर है, सिल्वर में 1% का एक्सपोजर है, कॉमडेक्स मतलब कि कमोडिटीज़ एक्सचेंज में 3% का, इस इंडेक्स में उस तरह का एक्सपोजर है। और दूसरा निपॉन का बेंचमार्क ये है 50% BSE 500, मतलब कि लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप तीनों में एक्सपोजर लिया गया है। 20% MCI वर्ल्ड इंडेक्स, मतलब कि फॉरेन इक्विटीज़ में आपको एक्सपोजर मिल रहा है थोड़ा, और डेट है यहाँ पे, गोल्ड है। और तीसरा क्वांट का अगर देखेंगे तो यहाँ पे निफ्टी 500 है, मतलब कि लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप, फिर शॉर्ट टर्म डेट फंड है। कॉमडेक्स मीन्स अगेन कमोडिटी एक्सचेंज है, यहाँ पे गोल्ड सिल्वर का एक्सपोजर मिल रहा है आपको। सो नाउ इक्विटी सेविंग्स फंड, ये भी बहुत पॉपुलर कैटेगरी है, इससे रिलेटेड भी बहुत सारे आप लोग के क्वेरीज आए थे। तो देखिए यहाँ पे जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है 65% इन इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में, ठीक है, और मिनिमम 10% का एक्सपोजर यहाँ पे डेट इंस्ट्रूमेंट्स में करना होता है। तो यहाँ पे जो 65% इक्विटी लेते हैं ना, तो उसमें एक अच्छा खासा एक्सपोजर आर्बिट्राज के थ्रू लिया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इक्विटी टैक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता है आपको। यहाँ पे आप कुछ इक्विटी सेविंग फंड का डिटेल चेक कर सकते हैं। यहाँ भी बहुत सारा फंड्स मैंने ले लिया, क्योंकि बहुत सारे फंड्स का अच्छा परफॉर्मेंस है। इसके अलावा भी कुछ और फंड्स आपको मिल जाएंगे जिसका परफॉर्मेंस अच्छा है। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो भी मैंने सेलेक्ट किया इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे फंड्स ख़राब हैं, ठीक है। अगर आपने किसी ऐसे फंड में इन्वेस्ट किया है जो कि ज़्यादातर होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है, तब कोई दिक्कत नहीं, उसे अच्छा फंड माना जाएगा, ठीक है। तो लेकिन हाँ, मेरे लिए सारे फंड्स को इंक्लूड करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसलिए मैंने कुछ फंड्स का ही यहाँ पे डिटेल्स लिया। जिस भी फंड में आपने इन्वेस्ट किया है, आप चेक करें कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में बेंचमार्क के मुकाबले किस तरह का परफॉर्मेंस है। अगर थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस है, दैट इज़ अगर थोड़ा बहुत कम रिटर्न आ रहा है बेंचमार्क से, कभी कभी कोई कंसर्न नहीं है। फंड को बेचने की जल्दबाजी कभी ना करें। अच्छे क्वालिटी का फंड है, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, अच्छे कंपनी का है, म्यूचुअल फंड कंपनी का है, उसको रखें अपने पास। थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस आएगा, कुछ समय के बाद वो रिकवर करके अच्छा परफॉर्मेंस देने लगेगा। यहाँ पे देखिए 2 तरीके का बेंचमार्क है, निफ्टी इक्विटी सेविंग्स इंडेक्स और क्रिसिल इक्विटी सेविंग्स इंडेक्स। यहाँ पे कहीं कहीं आपको रेड कलर दिख रहा होगा रिटर्न्स में ना, वो इसलिए है क्योंकि उस पर्टिकुलर होराइजन में ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए। लेकिन अगेन थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस एक होराइजन में आना कोई बड़ा कंसर्न नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादातर होराइजन्स में परफॉर्मेंस अच्छा है तो फंड को अच्छा माना जाएगा। उसके बाद है लास्ट वन, और बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ भी बहुत लोग अपना एक्सपोजर लेते हैं, वो है आर्बिट्राज फंड। आर्बिट्राज का मतलब ये हुआ कि डिफरेंट मार्केट्स में जो प्राइसिंग में थोड़ा डिफरेंस होता है ना, उसका एडवांटेज उठाना, ठीक है। अब सिंपल एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे BSE और NSE, अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हो आपको आइडिया होगा ना, कई बार आप देखेंगे कि BSE का प्राइस थोड़ा अलग होगा एक ही स्टॉक का, और NSE का प्राइस थोड़ा अलग होगा, थोड़ा डिफरेंस होगा प्राइस में। तो आप कर सकते हैं ना कि जहाँ सस्ता मिला वहाँ खरीद लें, जहाँ महंगा मिल रहा वहाँ बेच दें। थोड़ा सा प्रॉफिट कोई बड़ा नहीं मिलेगा आपको, लेकिन थोड़ा प्रॉफिट तो मिलेगा आपको ना। तो अगर यही बड़े बड़े अमाउंट का किया जाए तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट वहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो आर्बिट्राज में यही होता है। क्या करेंगे, कैश मार्केट में खरीद लेंगे और फ्यूचर्स में उसको बेच देंगे, मतलब जहाँ भी उनको डिफरेंस दिख रहा है थोड़ा कि नहीं, अगर यहाँ खरीद के यहाँ बेचने में थोड़ा फ़ायदा मिल सकता है, उस तरह से करेंगे। तो इसी को आर्बिट्राज बोलते हैं। तो यहाँ भी 65% या उससे ज़्यादा का एक्सपोजर इक्विटी में होता है, क्योंकि यहाँ पे आर्बिट्राज है ना, तो 65% प्लस का अगर इक्विटी में एक्सपोजर है तो यहाँ पे आपको इक्विटी टैक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। यहाँ पे आप कुछ हाइब्रिड फंड्स का डिटेल चेक कर सकते हैं, लाइक एडेलवाइस है, इन्वेस्को है, कोटक आर्बिट्राज फंड्स है। 1 ईयर में तो देखिए सभी जगह अंडर परफॉर्मेंस है। इनफैक्ट ज़्यादातर आर्बिट्राज फंड्स का देखेंगे 1 ईयर में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो परफॉर्मेंस इनका भी अच्छा चलता है। और यहाँ पे देखिए इनका बेंचमार्क है निफ्टी 50 आर्बिट्राज इंडेक्स फंड। तो देखिए अभी जो भी डिटेल्स हमने चेक किया उससे आपको तो काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल गया होगा कि आर्बिट्राज फंड्स क्या होते हैं
और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप किस तरह के आर्बिट्राज फंड में अपना एक्सपोजर ले सकते हैं। यहाँ पे अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टैक्सेशन, क्योंकि टैक्सेशन को लेकर बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। हाइब्रिड फंड्स में 3 तरीके का टैक्सेशन लगता है, एक तो हो गया इक्विटी, दूसरा डेट और तीसरा हाइब्रिड। तो इक्विटी तो बहुत सिंपल है, आप लोगों को पता होगा, अगर 65% या उससे ज़्यादा इक्विटी का एक्सपोजर है उस पर्टिकुलर फंड में, तो वहाँ पे अगर 1 साल से पहले बेचते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस लगेगा 20% का, 1 साल के बाद बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस लगेगा 12.5% का। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर प्रॉफिट अप टू 1.25 लाख है एक फाइनेंशियल ईयर में तो वहाँ तक टैक्स नहीं लगता। अगर प्रॉफिट उससे ज़्यादा आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस तब जाकर आपको 12.5% का टैक्स लगेगा, वो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस। ये हुआ इक्विटी। तो हाइब्रिड फंड्स में वो सारे टाइप्स जहाँ की इक्विटी का एक्सपोजर 65% या उससे ज़्यादा है। तो कहाँ कहाँ लग सकता है, तो देखिए एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स में ये एप्लीकेबल हो सकता है। उसके बाद बहुत सारे बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स में एप्लीकेबल होता है, क्योंकि वहाँ पे बेसिस मार्केट कंडीशन वो एलोकेशन चेंज करते हैं, लेकिन वहाँ पे चेक करना पड़ेगा आपको ना, कभी कभी हो सकता है डेट का भी एलोकेशन काफ़ी ज़्यादा हो, तो देखना पड़ेगा आपको। आर्बिट्राज फंड में लगेगा, उसके साथ ही इक्विटी सेविंग्स फंड में भी इक्विटी टैक्सेशन लगेगा। सेकंड होगा डेट टैक्सेशन। तो यहाँ पे डेट का एक्सपोजर ऑफ कोर्स 65% या उससे ज़्यादा होगा ना, या इक्विटी देखें तो 35% से कम का एक्सपोजर होगा कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स ना, क्योंकि वहाँ पे इक्विटी बहुत कम होता है और डेट बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे डेट टैक्सेशन लगेगा। डेट टैक्सेशन का मतलब क्या हुआ कि जिस भी टैक्स ब्रैकेट में आते हैं आप, उसी के अनुसार आपको टैक्स पे करना होगा। मतलब कि यहाँ पे जो भी प्रॉफिट बनेगा वो आपके इनकम में ऐड हो जाएगा। उसके बाद जिस भी टैक्स ब्रैकेट में 10%, 20%, 30%, उसके अनुसार आपको अपना टैक्स पे करना होगा। तीसरा होगा हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे इक्विटी का जो एक्सपोजर है वो 35% टू 65% के बीच में होगा, तो वहाँ पे अलग टैक्सेशन है। तो वहाँ पे देखिए 2 ईयर्स का होराइजन होता है, तो अगर आप 2 साल से पहले बेच देते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस लगेगा। वहाँ पे स्लैब रेट जिस भी टैक्स ब्रैकेट में आते हैं उसके अनुसार आपको टैक्स पे करना होगा, एफडी की तरह। और उसके बाद 2 साल के बाद अगर आप यहाँ पे बेचते हैं तो यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस होगा, दैट इज़ 12.5% का। तो यहाँ पे कुछ मल्टी एसेट फंड्स यहाँ इस कैटेगरी में आ जाएंगे। तो देखिए हाइब्रिड फंड में थोड़ा कन्फ्यूज़न है टैक्सेशन को लेकर, क्योंकि यहाँ पे फंड मैनेजर के पास लीवे होता है कि वो एलोकेशन चेंज कर ले डेट इक्विटी के बीच। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि जिस भी फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसमें इक्विटी का एक्सपोजर किस तरह का है, डेट का एक्सपोजर किस तरह का है, उसके आधार पे आपको टैक्स पे करना होगा। तो यानी जो मैंने बताया है उसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो मोस्टली आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।